हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी साइंस सीरीज चल रही थी साइंस 25 उसकी ये 37वीं वीडियो है और इसके पहले हमने 36 वीडियो अपलोड कर दी है। आप सभी वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस की जो है ये रेलवे ग्रुप डी के लिए चल रही है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। और जो हमारा मेन जो टारगेट चल रहा है साइंस में 25 लाने का टारगेट चल रहा है। चलिए देखिए, हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान होता है। समुद्र तल पर जी का प्रमाणिक मान कितना होता है मान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट्स होती है, जी का प्रमाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह मान समुद्र तल तथा 45 डिग्री अक्षांश पर भी यही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर जो पहला कथन है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। तो फ्रेंड्स एकदम सही है, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये सेकेंड कथन है ये भी कथन राइट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट कथन और सेकेंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी अपने अक्ष के परितः वर्तमान गति से कितना गुना अधिक से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये 17 गुना, अगर ये वर्तमान गति के 17 गुना तेज पृथ्वी घूमेगी तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट्स होती है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है और घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का मान घटता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो घूर्णन गति है वह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जी, उसके ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पॉइंट्स को आप रट लीजिएगा। और देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम होंगे, आपको सभी क्वेश्चंस हमारे जो सीरीज चल रही है आरआरबी ग्रुप डी की जो प्रैक्टिस सेट चल रहा, आपको यहीं से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग है। पृथ्वी का पलायन वेग है, देखिए जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और फ्रेंड्स देखिए, जो पलायन वेग होता है उसकी एक कुछ पॉइंट्स है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर है, यदि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या इसके अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी के तल पर वापस नहीं आएगी। देखिए, जो ये पलायन वेग होता है, पलायन वेग का मतलब यही होता है कि ऐसा वेग जिससे हम किसी वस्तु को पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे बाहर फेंक दें, तो मतलब वो वापस नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या चेंजिंग होगा। देखिए, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर जो उसकी समयावधि है वह बढ़ जाएगी। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, क्या यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36,000 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, जो तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है। तुल्यकालिक उपग्रह का उपयोग रेडियो एवं टीवी प्रसारण में, दूरसंचार में, मौसमी संबंधी भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। तो जितने उपग्रह, जितने भी सैटेलाइट होती हैं वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ग्रहों की गति से संबंधित नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये कैपलर दिए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बार रिपीट किया है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, तो यह क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द्रव्य की पांचवी अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं इसका आंसर गलत लगाएंगे। इसका आंसर वो लोग ये प्लाज्मा लगाएंगे। लेकिन देखिए, जो प्लाज्मा होता है यह चौथी चौथी अवस्था होती है। जैसे मोस्टली द्रव्य की तीन ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, और जो चौथे नंबर पर होता है वो प्लाज्मा होता है और जो पांचवें नंबर पर होती है वो बोस आइंस्टीन संघनन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो फ्रेंड्स जो यह नियम है, यह नियम रॉबर्ट हुक ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की कठोरता को दर्शाता है, अर्थात कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा या खींचा जा सकता है, यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक द्वारा पता चलता है। तो फ्रेंड्स ये डिफिनीशन से कुछ है, थियरी है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जितना हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं वो सब क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। आपको जितने मैंने सीरीज में क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, सभी याद होने चाहिए, तभी आप साइंस में 25 में 25 कर लेंगे। देखिए जो न्यूमेरिकल्स की बात है, न्यूमेरिकल्स के लिए आप परेशान ना होइए, मैं न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नहीं होगा। आप मोस्टली क्वेश्चन सभी कर लेंगे। जो मेरा टारगेट चल रहा है साइंस 25 से 25, तो वो साइंस 25 से 25 आके रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबसे अधिक होता है? देखिए ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में जो हीरा होता है, हीरा का जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है सबसे ज्यादा हीरा का होता है। देखिए सबसे ज्यादा हीरा का होता है, इसके बाद जो स्टील है स्टील का होता है, स्टील के बाद शीशा होता है, शीशा के बाद रबड़ होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन में हीरा न दिया होता तो हम यहाँ पर ट्रिक करते हैं स्टील को। अगर स्टील भी यहाँ नहीं दिया होता तब हम यहाँ पर ट्रिक करते हैं हम शीशा को। मतलब हमें ये जो सीरीज है पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन किस में होता है और उसके बाद कौन सा होता है। देखिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है सबसे ज्यादा हीरे में होता है, दूसरा स्टील में होता है, तीसरा शीशे में होता है और सबसे लास्ट वाला रबड़ होता है। अगर ऑप्शन में हीरा ना दे स्टील दे तो आप ऐसे करके क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको लगा सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/10। देखिए कोई बर्फ होगा अगर वो पानी में है तो जो बर्फ का ये 1/10वां भाग होता है ये जल के ऊपर होता है, बाकी जो 1/9 भाग होता है वो नीचे होता है। इस क्वेश्चन का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? देखिए यहाँ पर अपेक्षिक अपेक्षिक घनत्व की बात हो रही है। जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, और जो हाइग्रोमीटर होता है ये अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रो जो मीटर होता है इससे अपेक्षिक घनत्व मापते हैं, और जो हाइग्रोमीटर होता है इससे अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। हाइड्रोमीटर प्लावन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम हो जाएगी। पृष्ठ तनाव का क्या, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर जो ये द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो जो पृष्ठ तनाव है वह कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए यहाँ पर एक थियोरी मिलती है इसकी, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यह शून्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट को आपको रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठ तनाव के उदाहरण है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड पहले ऑप्शन से पढ़ते हैं। पतली पतली सुई का पानी पर तैरना, ये भी पृष्ठ तनाव कारण होता है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगना, ये भी पृष्ठ तनाव कारण होता है। साबुन के घोल के बुलबुला बड़ा बड़ा बनना, ये भी पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन मतलब सभी तीनों के तीनों पृष्ठ तनाव के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाब विद्युत पदार्थ की। देखिए जो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने में ताप विद्युत पदार्थ जैसे क्रिस्टल, सिरेमिक्स आदि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग प्रति फोटॉन अधिकतम ऊर्जा ले जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें। देखिए यहाँ पर एक दिया है फोटॉन ऊर्जा का क्रम। देखिए जो क्रम होता है इनका, सबसे ज्यादा एक्स किरणें, फिर प्रकाश तरंग, इसके बाद सूक्ष्म तरंगे, इसके बाद सबसे लास्ट होता है रेडियो तरंगे। अगर यहाँ पर एक्स किरणें ऑप्शन में नहीं दिया होता तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होता प्रकाश तरंगे होता। इस तरह करके क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं और आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस को सही ट्रिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको भी क्रम जो है क्रम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। उनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एक जो एक्सरे तरंगे होती हैं यह विद्युत चुंबकीय होती हैं, सूक्ष्म तरंगे भी विद्युत चुंबकीय हैं, और जो दृश्य प्रकाश होता है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? देखिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो इसके आयाम से संबंधित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के स्रोत आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। कभी कभी ये थियरी भी पूछी जाती है, जब क्वेश्चन का जो लेवल बढ़ता है ना तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं, तो आपको मैं हर तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सी मानव कान के लिए संवेदी है? संवेदी का मतलब कि जो मानव के कान होते हैं वो सुन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो मानव होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होती हैं, श्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं इसको भी अब हम देखेंगे। देखिए जो अवश्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, इसको मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। और एक होता है श्रव्य तरंगे, श्रव्य मतलब कि ऑडिबल, जिसको सुना जा सके। तो जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आपकी आवृत्ति वाली होती हैं, इसको मानव द्वारा सुना जा सकता है। और एक होता है पराश्रव्य तरंगे, ये तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली होती हैं, इसे मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। इसका उपयोग सोनार, ईसीजी तथा अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है। देखिए जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ ये पराश्रव्य तरंगों से ही उड़ते हैं, मतलब इसी से अपना वो जो डायरेक्शन होता है क्लियर करते हैं पराश्रव्य तरंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य विकिरण। देखिए जो एक्स किरणों की खोज विलियम रॉन्टजन ने किए थे, गामा किरणों की खोज बैकरोल किए थे, जो लघु रेडियो तरंगे उसको हेनरिक ने किए थे। जो दृश्य विकिरण है, दृश्य विकिरण की खोज ये आइंस्टीन आइंस्टीन सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसका, तो इसका अगर किसी को इसका इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। शायद जो दृश्य विकिरण होती है शायद न्यूटन किए थे, इसका शायद न्यूटन ही होगा, न्यूटन या आइंस्टीन को ये किए, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। अगर वस्तु की मात्रा बदलेंगे तो यहाँ उसका जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लोलक की आवर्तकाल, जो लोलक का आवर्तकाल होता है तो ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, तो आप ऑप्शन को रेड कर लीजिए, लेकिन यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अभी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। जो लोलक का आवर्तकाल होता है या किस चीज पर निर्भर करता है, तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये वीडियो करीब जो प्रीवियस वीडियो है उससे करीब 3 से 4 मिनट लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स अगर हर क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।